हेलो एवरीवन। आज हम सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है। सर्वनाम, सर्व से आ से क्या होता है? सबका। तो सबका नाम, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते तथा किसी एक का न होकर सबका नाम होते हैं। अर्थात किसी एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, सभी व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। मैं का प्रयोग मैं स्वयं के लिए भी कर सकती हूँ, कोई और व्यक्ति भी अपने लिए कर सकता है। ये केवल मेरे लिए तो नहीं बना है ना कि मैं का प्रयोग केवल मैं ही करूँगी, या हम का प्रयोग सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो यह किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त ना होकर सभी के लिए होता है। ट्रिक मैंने यहाँ पे दी है सर्वनाम को याद करने के लिए। हिंदी वर्णमाला में सर्वनाम की संख्या 11 है। कितनी संख्या है? 11 है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। यह, मैं, वह, तू, जो, सो, कुछ, आप, कौन, क्या, कोई। मैंने सभी सर्वनामों को मिलाकर यहाँ पे एक साथ ट्रिक में रखा है ताकि आप आसानी से इन्हें याद कर सकें। आगे आप पढ़ेंगे कि इनमें से कौन कौन से किस सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, आप इसे 3-4 बार बोल कर सीख लेंगे, कोशिश करेंगे तो ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। एक ट्रिक भी यहाँ पे मैंने दिया है। पुनि, अस, प्रनि। पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, प्र से प्रश्नवाचक सर्वनाम और नी से निजवाचक सर्वनाम। तो आइए हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में चर्चा करते हैं। जो पुरुषों, ब्रैकेट में मैंने यहाँ दे दिया पुरुष या स्त्री, यहाँ से आप पुरुषों से यह मत आशय लगाइएगा कि केवल पुरुष जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर पुरुषों मतलब पुरुष या स्त्री के विषय में चर्चा जहाँ पे हो। ठीक है, जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बदले मतलब पुरुषों या स्त्री के नाम, जैसे कि मोहन, सरिता, इनके नाम की स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। अर्थात जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए ही करते हैं ना। जैसे यह कार्य मैंने किया है, ठीक है, हम कल वहाँ पर जाएंगे, तो जो वक्ता है मतलब जो बोल रहा है वह इसका प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है, तो यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अर्थात जिसका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे कि तुम्हें कल वहाँ जाना था, तो हम यह तुम्हें किसे बोल रहे हैं? जो सुन रहा है ना, जिससे, जैसे हम वक्ता हुए और हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, जो श्रोता, जो मेरी वाणी को सुन रहा है, तो उसी से मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हें कल वहाँ जाना था। अन्य पुरुष, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। अर्थात उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष वक्ता या श्रोता को छोड़कर तीसरे पर्सन के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण से आइए हम जानते हैं इसके विषय में। मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पर उत्तम पुरुष है। तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ, यहाँ पे तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। वे लोग कब आएंगे, वे यहाँ पे क्या है? अन्य पुरुष है। मैं तुमसे कहता हूँ वह अच्छा लड़का है, मैं क्या है? मैं है उत्तम पुरुष। तुमसे मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिससे स्वयं या खुद का बोध हो।
मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, स्वयं अथवा खुद का बोध कराने वाले सर्वनाम। वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आइए जानते हैं, यह मेरा पेन है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि यह मेरा पेन है, मतलब हम अपनी निजता का बोध करा रहे हैं। जैसे हम किसी से प्रश्न करते हैं ना कि क्या यह आवास आपका निजी है, इंग्लिश में बोलते हैं ना पर्सनल, तो यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे मैं इस पेन से अपना संबंध रिलेट कर रही हूँ ना कि यह मेरा पेन है, निजता का बोध हो रहा है। यह कार्य मैं आप कर लूँगा। निजवाचक सर्वनाम को आप से भी समझ सकते हैं, जहाँ आप होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह कार्य मैं आप कर लूँगा मतलब यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी है? मेरी है, स्वयं की है। मैं स्वयं वहाँ चली जाऊँगी। मैं वहाँ कैसे चली जाऊँगी? स्वयं चली जाऊँगी। आप पढ़ने जा सकते हैं, तो यह पुरुषवाचक है कि निजवाचक है? तो आप पढ़ने जा सकते हैं, तो यहाँ पे निजता को कुछ बोध हो रहा है? नहीं, यहाँ पर आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। मैं आप ही पढ़ने जा सकता हूँ। मैं आप ही पढ़ने जा सकता हूँ मतलब मैं स्वयं से ही पढ़ने जा सकता हूँ, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम सही है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग इन स्थितियों में होता है। पहली स्थिति है किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण अथवा निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ। हाँ, मतलब मैं वहाँ से अपने आप ही आया हूँ। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वह किसको सुधार रहा है? अपने को सुधार रहा है। यहाँ पर हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति के विषय में। तीसरा, सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो सब भला, अर्थात कि जब हम अपना भला करेंगे तभी तो हम सबका भला कर पाएंगे। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए? अपने से बड़ों का। यहाँ पर सर्वसाधारण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो वस्तु या व्यक्ति निकट है या अथवा दूर है उसका निश्चयात्मक संकेत जहाँ होगा उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यहाँ पर यह, ये निकट की वस्तुओं का बोध कराते हैं तथा वह, वे दूर की वस्तुओं का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह मोबाइल मेरी है, मोबाइल मेरे पास है ना, दूर तो है नहीं, तो यहाँ निकटता का बोध हो रहा है ना। और निश्चय ही यह मोबाइल मेरी होगी, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि यह मोबाइल मेरी है। निश्चयात्मक संकेत मैं दे रही हूँ इस वाक्य में, तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कल कानपुर जाएगा। कानपुर क्या हमारे समीप है? नहीं, दूर है, तो वह का प्रयोग दूरवर्ती वाक्यों के बोध के लिए यहाँ पर हुआ है ना। तो वह कल कानपुर जाएगा, यहाँ पर वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर निश्चयात्मक संकेत दिया जा रहा है कि वह कल कानपुर जाएगा, निश्चय ही जाएगा। ये लोग पढ़ने आए हैं, तो जैसे कुछ बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ने आए हैं, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति पूछता है कि ये बच्चे यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, तो आप जवाब देंगे ना कि ये लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो उस वक्त वे बच्चे आपके सामने हैं, निकटता का बोध हो रहा है यहाँ पर। वे कल आएंगे, तो जैसे अभी मैंने दूसरे उदाहरण में बताया ना कि वह कल कानपुर जाएगा, तो ठीक है, कोई व्यक्ति है कल कानपुर चला गया है और हमसे कोई पूछ रहा है कि वे कब आएंगे, तो वे कल आएंगे, अभी वो कानपुर ही हैं, कल आने वाले हैं, तो यहाँ पर दूरी का बोध हो रहा है ना। तो और मैं निश्चित हूँ, मतलब कि मैं श्योर हूँ कि वे कल आएंगे, निश्चयात्मक संकेत मैं यहाँ पर दे रही हूँ, तो यहाँ पर वे का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जब कोई कार्य निश्चित ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई का प्रयोग यहाँ पर व्यक्तियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई यहाँ पे क्या है? कोई पर्सन है ना,
तो और निश्चित तो है नहीं कि वह कोई कौन है, उसने कुछ नहीं लिया, मतलब वह आया था लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए हुआ है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। ठीक है, इन शब्द समूहों का प्रयोग भी हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि यह आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो हमसे कोई रिलेशन पूछता है उनका, तो हम अपना संबंध स्थापित कराएंगे ना कि वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, तो हम दोनों के बीच में क्या संबंध है हम यह उसको बता रहे हैं ना। तो जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हें सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जो आया है सो जाएगा, जो बोओगे सो काटोगे, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पे जो सो का प्रयोग होगा वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही क्लियर है, जहाँ प्रश्न किया जाए। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन क्या, तो कौन क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे मैंने नोट दिया है, कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के साथ या जिन्हें सम्मान देना है उनके साथ होता है। जैसे कौन आया था, तो कौन बोलकर हम उन्हें एक तरीके से सम्मान दे रहे हैं, और किसके साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है, मनुष्य के लिए हो रहा है कि कौन आया था। क्या का प्रयोग प्रायः वस्तुओं के साथ तथा ऐसे मनुष्यों के साथ जिन्हें सम्मान न देना हो किया जाता है। जैसे वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा, यहाँ पर वस्तु का प्रयोग हो गया ना। जैसे व्यक्ति वह क्या कर रहा था, यहाँ क्या का प्रयोग एक मनुष्य के लिए हुआ। दूध में क्या गिर गया, मतलब दूध में कौन सी वस्तु गिर गई। ठीक है, कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए किया जाता है, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए। तुमसे मिलने कौन आया था, मतलब कोई व्यक्ति ही मिलने आया होगा, कोई वस्तु तो मिलने आई नहीं होगी। क्या का प्रयोग जब जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है, क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। तुम क्या खा रहे हो, हम क्वेश्चन करते हैं ना, तुम क्या खा रहे हो, तो आप कोई व्यक्ति को तो खाएंगे नहीं भाई, आदि मानव तो हम लोग है नहीं, तो कोई वस्तु ही खा रहे होंगे ना, कोई खाने की ही चीज़ खा रहे होंगे ना। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में सर्वनाम का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में मैं आपको विशेषण पढ़ाऊँगी। आगे आपकी सीटेट की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनके लिए समास और संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो समास और संधि को जानने से पहले इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर हम इन पर फोकस नहीं करते हैं, और यहाँ से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर आपको समास पढ़ना होगा तो समास के लिए आपको अव्ययी भाव समास, पहला समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास, आप उसके लिए अध्ययन करेंगे तो आपको अवयव की जानकारी होनी चाहिए कि अव्यय क्या है, तभी तो आप अव्ययी भाव समास को समझेंगे। तो इसीलिए मैं पहले इन छोटे छोटे टॉपिक को कवर करूँगी, फिर आगे आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब का भी लेक्चर में डालूँगी। तो आज के लिए थैंक यू।